हेलो। हेलो। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है कमोडिटी इंडाइसेस। सो टू स्टार्ट विथ ओवरव्यू ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम। तो सबसे पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ओवरव्यू देखेंगे हम कि कमोडिटी जो एक्सचेंजेस है वो विद टाइम उनका कैसे एवोल्यूशन रहा है। इन 19th सेंचुरी बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ और वहां से कमोडिटी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। फॉलोड बाय 1910 टू 1930 में सच एज ऑयल सीड्स एंड रोजवुड का अच्छा खासा ट्रेड हुआ। देन इन 1953 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, एफएमसी का गठन हुआ। एंड इन लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी काफी चीजों पे बैन लगे एंड हटे। देन इन 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमोडिटी लिस्टेड थी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उनकी लिस्ट को एक्सटेंड किया। एंड देन इन 2003 फ्यू नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए। एंड इन 2015 सितंबर 2015 से सेबी एज ए रेगुलेटर बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कम्युनिटी एक्सचेंजेस है उनका क्या स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, उसके अंडर डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स अफेयर का। उसके अंडर सेबी जो कि रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इन नेशनल एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, जैसे कि एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएसई। सो इन एक्सचेंजेस पे टोटल 91 कमोडिटीज परमिटेड है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जब से सेबी को रेगुलेटर बनाया है। तो सितंबर 15 से सेबी ने टेक ओवर किया एज ए रेगुलेटर ऑफ द नेशनल एक्सचेंजेस। एंड देन जून 17 में सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ऑप्शंस को परमिट किया। एंड सेबी ने जो कैटेगरी थर्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उसको भी परमिट किया। इन सितंबर 2017 सेबी ने इक्विटी एंड जो कमोडिटी आर्म्स वो ब्रोकिंग है उनको इंटीग्रेशन का परमिशन दिया। एंड जो बैंक सब्सिडरीज है उनको भी अलाउ किया गया इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। एंड जो बैंक्स है उनको भी परमिशन मिल गई टू पार्टिसिपेट एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। इन सितंबर 18 एफपीआई को भी परमिशन मिली टू हेज देयर एक्सपोजर इन कमोडिटी मार्केट ऑन कमोडिटीज। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनको भी परमिशन मिली इंडियन मार्केट में हेज करने के लिए। इन मार्च 19 म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस आल्सो गोट permission to participate in commodity derivatives. In June 19 commodity indices को भी अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए, जिसपे आज हमारा मेन टॉपिक है कमोडिटी इंडाइसेस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे की स्लाइड्स में। ये कुछ लिस्टेड कमोडिटीज है। अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज, सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स, गुआर कॉम्प्लेक्स, ऑयल एंड ऑयल सीड, जो कि एनसीडीएक्स पे लिस्टेड है ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। सो जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं वो जो इनका सेटलमेंट होता है वो एक्चुअली एक्चुअल डिलीवरी में होता है
कि जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो एक्चुअल डिलीवरी में होगा, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है उनमें जो सेटलमेंट होगा वो कैश सेटलमेंट होगा। कमोडिटीज में क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो कमोडिटी डेरिवेटिव में ये असेइंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है, जबकि फाइनेंशियल मार्केट में ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। देन जो कमोडिटी डेरिवेटिव है ये मार्केट सीजनल होता है, नेचर में सीजनल रहता है, जबकि जो कैश मार्केट रहता है वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है। ये कुछ फैक्टर्स है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करते हैं: डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स है ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। तो पहला है कि प्रोडक्शन रिस्क, कि आप किसी चीज की पैदावार कर रहे हो तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा, वो वेदर कंडीशंस, किसी बीमारी के कारण या किसी भी अन्य कारण, किसी भी कारण से प्रोडक्शन कितना रहेगा वो एक रिस्क रहता है हमेशा, कि यील्ड कितनी मिलेगी क्रॉप की। देन नेक्स्ट है मार्केट रिस्क, कि मार्केट रिस्क बेसिकली प्राइस रिस्क, कि आपको अपना डिजायर्ड प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा आफ्टर हार्वेस्टिंग। देन फाइनेंशियल रिस्क रहता है कि आपको फार्मिंग के लिए मनी कंटिन्यू रखना पड़ता है, टू कंटिन्यू फार्मिंग, मनी जो जरूरत पड़ती है, एंड टू अवॉइड एनी बैंक्रप्सी। देन लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क, कि अगर ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज रिस्क, कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी टू मैनेज द फार्मिंग, वो भी सही टाइम पे, कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबर की अवेलेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो भी एक रिस्क रहता है। अब बात करते हैं कि एनसीडीएक्स पे जो वॉलेटिलिटी रही है कमोडिटीज की, लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज वॉलेटिलिटी देखें अक्रॉस कमोडिटीज, तो ये ऑन एन एवरेज 20 to 30% रही है। अगर गुआर सीड को छोड़ दे जो कि 2011-12 के आसपास काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही थी। ये वॉलेटिलिटी का सोर्स है एनसीडीएक्स, स्पॉट प्राइसेस से ये वॉलेटिलिटी कैलकुलेट की गई है। अब बात करते हैं कि एनसीडीएक्स पे कौन कौन से कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस इन गुड्स एंड इंडाइसेज। बात करते हैं कि कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्सचेंज पे जो कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड ऑन ए रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म executed between two parties where both parties agree to buy and sell a particular commodity of specific quantity at a predetermined price at a future date, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होगी। अब बात करते हैं कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उनके की फीचर्स क्या होते हैं: कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन, मार्क टू मार्केट, ओपन इंटरेस्ट बेसिस, डिलीवरी एंड एक्सपायरी, ये कुछ की फीचर्स है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, कमोडिटी इंडाइसेस। एनसीडीएक्स पे ये इंडेक्स है, कमोडिटी इंडेक्स, इसका नाम है एग्रीडेक्स, जो कि ट्रेडिंग के लिए लाइव है। ये इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है, जो कि जो 10 लिक्विड कमोडिटीज है ट्रेडेड ऑन एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म को की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं कि पहला है कंपोनेंट्स की, जो कमोडिटी सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो पहला क्राइटेरिया जो कि सेबी द्वारा डिसाइड किया हुआ है कि कमोडिटीज का जो भी कमोडिटी होगी उसका पिछले 1 साल का एडीटीवी है वो 75 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, कि जो जो कमोडिटी 80% वेटेज होल्ड करती है उनका जो एडीटीवी है
75 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि इनका वेटेज, जो इनको वेट कैसे किया जाएगा कमोडिटीज को। इसमें 50% वेटेज दिया जाता है लिक्विडिटी को एंड 50% वेटेज प्रोडक्शन को। कि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज ऑफ लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन लास्ट 5 साल का देखा जाता है वेट के लिए। एंड लिक्विडिटी की बात करें तो लास्ट जो 1 साल है उसका एक्सचेंज पे ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से लिक्विडिटी वेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं एंड प्रोडक्शन एंड लिक्विडिटी को मिला के फाइनल वेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं ईच कमोडिटी के लिए। देन जो भी कमोडिटी सेलेक्ट हुई है उनके वेट्स पे फ्लोर एंड कैपिंग की कोई कमोडिटी 20% से ज्यादा वेटेज नहीं हो सकता किसी कमोडिटी का। एंड अगर फ्लोर की बात करें तो 3% से नीचे किसी भी कमोडिटी का वेट नहीं होगा। देन बात करते हैं रिबैलेंसिंग की। कमोडिटीज के जो कमोडिटी सिलेक्शन या फिर इनका वेटेज कैलकुलेशन है, इनको हर 1 साल के बाद फर्स्ट ऑफ अप्रैल एनुअली बेसिस पे रिबैलेंसिंग होती है। तो 1 अप्रैल को फिर से रिकैलकुलेशन होती है कमोडिटी वेट्स की एंड फिर से वो अप्लाई किए जाते हैं। तो वो एक रिबैलेंसिंग हो गई ऑफ कमोडिटी वेट्स। इसमें रोल ओवर का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंडरलाइंग है कमोडिटी फ्यूचर्स जो कि एक्सपायर होते हैं। तो जो एक्सपायर होने वाला है उस मंथ के फर्स्ट 3 डेज को इसमें रोल ओवर होता है। कमोडिटी सिलेक्शन की मैं बात करें तो इसमें बहुत अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कमोडिटीज आर कंसिडर्ड की। जैसे गुआर सीड है तो गुआर गम भी होगा, हो सकता है। एंड सोयाबीन है तो सोया ऑयल भी हो सकता है। ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है कि इसमें डाइवर्सिटी है, हर सेक्टर की कमोडिटीज इसमें इंक्लूडेड है और किसी भी सेक्टर का वेटेज 40% से ज्यादा नहीं हो सकता एग्रीटेक्स में। अब बात करें सेक्टर्स की जो कि इसमें इंक्लूडेड है सॉफ्ट एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, पल्सेज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, कॉटन कॉम्प्लेक्स एंड स्पाइसेस। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी कमोडिटीज इसमें इंक्लूडेड है। तो एक एक डाइवर्सिटी के लिए हर सेक्टर की कमोडिटी इंक्लूडेड है। ये वेट्स है जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। तो इसमें देखिए कि जो मोस्ट वेटेज किन कमोडिटीज का है, सोयाबीन का है, आरएम सीड का है और गुआर सीड। ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर है एग्रीडेक्स में। अब बात करते हैं कि अप्रैल 2016 से अब तक रिटर्न्स एंड वोलेटिलिटी कैसी रही है एग्रीडेक्स की। तो आप देख सकते हैं कि मिक्स टाइप का रिटर्न्स है एंड वोलेटिलिटी देखेंगे आप तो ये ऑन एन एवरेज 10 to 12% वोलेटिलिटी रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर्सेस एग्रीडेक्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स गुआरगम, कैस्टर और एग्रीडेक्स जो कि इसका पार्ट है, एग्रीडेक्स के पार्ट्स है। 3 कम्युनिटीज है एग्रीडेक्स, 10 में से 3 कम्युनिटी गुआरगम, कैस्टर और गुआर सीड जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। उसका एग्रीडेक्स के साथ कैसा मूवमेंट रहा है। सिमिलरली ऑयल सीड्स का एग्रीडेक्स के साथ मूवमेंट एंड स्पाइसेस का। तो मोर और लेस ये फॉलो करते हैं क्योंकि ये एग्रीडेक्स का पार्ट है। या फिर ऐसे कहो कि कमोडिटीज को एग्रीडेक्स फॉलो करता है क्योंकि इन्हीं कमोडिटीज से इंडेक्स बना हुआ है। ये कोरिलेशन ऑफ एग्रीडेक्स विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो 10 कमोडिटीज सिलेक्टेड है इंडेक्स के लिए उनके साथ एग्रीडेक्स का क्या कोरिलेशन रहा है सितंबर मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं सोयाबीन, गुआर गम और गुआर सीड का एक अच्छा खासा कोरिलेशन है। ये है कि इंडेक्स में जो है नियर मंथ फ्यूचर्स, क्योंकि इंडेक्स में फ्यूचर्स ट्रेडेड है तो जो स्पॉट प्राइस है इंडेक्स का, जो अंडरलाइंग इंडेक्स वर्सेस नियर मंथ फ्यूचर्स के बीच में जो प्राइसेज है उनके बीच में कैसा डिफरेंस रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फॉलो करते हैं कि ना तो ज्यादा प्रीमियम पे है ना ही ज्यादा डिस्काउंट पे फ्यूचर्स चल रहे हैं।
अभी बात करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन हेजिंग टूल के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। कि आप देख सकते हैं सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इनके साथ एग्रीडेक्स का एक अच्छा कोरिलेशन है। यहाँ पे ट्रेंड दिखाया गया है कि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है उसका एग्रीडेक्स के साथ। सो ये इन्फ्लेशन एज ए इन्फ्लेशन हेजिंग टूल के रूप में भी एग्रीडेक्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये फॉलो करता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एग्रीडेक्स भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, आप इस प्लॉट में देख सकते हैं। सिमिलरली सीएफपीआई जो कंज्यूमर फूड एंड देन होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड के साथ, ये अदर इंडाइसेस है उनके साथ एग्रीडेक्स का कोरिलेशन क्या रहा है। जब से एग्रीडेक्स लॉन्च हुआ है, एग्रीडेक्स पे फ्यूचर्स लॉन्च हुए हैं 26 मई से, तब से निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स सिल्वर एंड गोल्ड के साथ क्या कोरिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत कम कोरिलेशन है बाकी इंडेक्सेस या फिर एसेट क्लासेस के साथ। अब इसके बेनिफिट क्या है, कि एग्रीडेक्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर है, डाइवर्सिफाइबल जो बास्केट है कि इसमें हर सेक्टर की कमोडिटीज इंक्लूडेड है, estimation of risk and systematic risk, and very low correlation with other asset classes and indices जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया। इफेक्टिव बेंचमार्किंग है, रियल टाइम कैलकुलेशन है, एंड मेन इंपॉर्टेंटली कि ये एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो कि तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कैसेटल प्रोडक्ट है, मींस नो डिलीवरी। तो इसमें शॉर्ट टर्म हेजिंग, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग, ओवरऑल डायरेक्शनल है, इंडेक्स आर्बिट्राज हो सकता है, कैलेंडर स्प्रेड हो सकता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड एसएमएस जो आप सिस्टमेटिक रिस्क है उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अब ये जो एग्रीडेक्स पे फ्यूचर्स है उनके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो अगर मेन मेन चीजें देखें तो इसकी लोड साइज है वो 50 यूनिट्स है, इसका जो टिक साइज है वो 25 पैसा है, एंड प्राइस लिमिट है वो 6% है, डेली प्राइस लिमिट। एंड जो फाइन अपना जो इनिशियल मार्जिन है वो 6%। ये है जो लॉन्च कैलेंडर, एग्रीडेक्स के जो फ्यूचर्स होंगे उनके लॉन्च कैलेंडर दिखाया गया है। तो अगर अभी बात करें नवंबर की, तो अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर। तो बेसिकली दो नियर मंथ, कंटिन्यूस नियर मंथ एक्टिव होंगे एंड देन क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। बात करते हैं डूज की, कि आपको सेबी या एक्सचेंज की के द्वारा जो भी सर्कुलर्स है उनको पढ़ना चाहिए, एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, अपना नो योर क्लाइंट मैंडेट यूसीसी के थ्रू ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको किसी भी ट्रेड करने से पहले उसमें जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसको जान लेना चाहिए। इंसिस्ट ऑन बिल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फॉर एवरी सेटलमेंट, हर सेटलमेंट के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट में सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका जो भी ट्रेड हुआ है उसकी जेन्युइननेस चेक करनी चाहिए थ्रू वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एक्सचेंज वेबसाइट। आपको हमेशा रिक्वायर्ड मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट जो भी ऑब्लिगेशन है उनको टाइम पे करना चाहिए, किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए। और हमेशा डब्बा ट्रेडिंग से बचना चाहिए, जो कि एक इलीगल ट्रेड है, एंड जो एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होता है वो डब्बा ट्रेडिंग होता है। आपको हमेशा डिमांड ड्राफ्ट है वो अपने ब्रोकर के नाम पे ही इश्यू करना चाहिए। पीरियोडिक स्टेटमेंट लेना चाहिए आपके अकाउंट के, अगर उसमें किसी भी प्रकार
की डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो ब्रोकर को नोटिफाई करना चाहिए। किसी भी अनऑथराइज्ड इंटरमीडिएट के द्वारा फंडिंग होगी तो वो एक्सचेंज के सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म में कवर नहीं होगा। अभी ये कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं करना चाहिए एज इन्वेस्टर। आपको किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज के साथ डील नहीं करनी है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करना है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट्स रूमर्स पे विश्वास ना करें कि जो भी हाई रिटर्न्स के बहाने आपको ललचाने की कोशिश करें। अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एक्सेप्ट ना करें और मार्केट रूमर्स से बचें। किसी भी एडवाइजर या एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे ना जाए, खुद का एनालिसिस करें, खुद की स्टडी करें एंड देन तभी ट्रेड करें। किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या रिपोर्ट से प्रेडिक्शंस उस पर विश्वास ना करें। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है अभी तो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ जो ऑप्शन है Q&A ऑप्शन, उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं।